नमस्कार। आज हम भारत के एक बेहद जटिल और लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक मुद्दे को गहराई से समझेंगे, नक्सलवाद। बिना किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लिए हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर उसके पतन तक के सफ़र को बिल्कुल निष्पक्ष नज़रिए से देखेंगे, ताकि असल में समझ आए कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और आज ये किस मोड़ पर आकर खड़ा है। जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा भी था जब इस हथियारबंद आंदोलन ने देश के लगभग 40% भूभाग पर अपना सीधा कब्जा कर लिया था। 40%? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस मुद्दे की गंभीरता और इसकी ताकत को दर्शाता है। पर सवाल उठता है कि इतना बड़ा विस्तार आखिर हुआ कैसे? किस चीज ने इस विद्रोह को इतनी शक्ति दी? इस पूरे 150 साल के इतिहास को समझने के लिए हम इस सफ़र को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। विचारधारा की जड़ें, नक्सलबारी विद्रोह, रेड कॉरिडोर का बनना, इनकी चरम शक्ति और आखिर में इनका पतन। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, इस विचारधारा की असल जड़ों से। इस पूरे मुद्दे के बीज दरअसल 1848 के जर्मनी में बोए गए थे, जब कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सामने आया। खैर, ये सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं रहा। 1917 की रूसी क्रांति ने इसे जमीनी हकीकत का रूप दे दिया। और फिर भारत में इसकी आंच तब महसूस हुई जब 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई बनी। आगे चलकर 1949 की चीनी क्रांति की भारी सफलता से प्रेरित होकर ये सोच भारतीय राजनीतिक विमर्श में पूरी तरह से उतर आई। चीन में माओ जेडोंग की उस सफलता ने एक नई रणनीति को जन्म दिया। भारत में नेता चारू मजुमदार ने 8 ऐतिहासिक दस्तावेज लिखे, जिसमें सरकारी सतह पर कब्जे के लिए एक 4 चरण वाली गुरिल्ला रणनीति तय की गई। कदम 1, गरीब किसानों को उन्हीं के स्थानीय हथियारों से लैस करना। कदम 2, अपना गुस्सा जमींदारों और स्थानीय पुलिस पर निकालना, उन्हें निशाना बनाना। कदम 3, सीधे तौर पर गांव पर कब्जा जमा लेना। और जब वहां पकड़ मजबूत हो जाए तो आखिरी कदम के रूप में शहरों की ओर बढ़ना। ये तरीका अपने आप में बेहद आक्रामक और क्रमबद्ध था। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर, नक्सलबारी विद्रोह। वो 1967 की चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक इतना बड़ा आंदोलन जिसे पूरी दुनिया नक्सलवाद के नाम से जानती है, दरअसल उसकी शब्दी उत्पत्ति वेस्ट बंगाल के एक बेहद छोटे से खेती वाले गांव नक्सलबारी से हुई थी। यही वो जगह थी जहां 1967 में पहली बार किताबी विचारधाराओं ने एक भयानक रक्तरंजित संघर्ष का रूप ले लिया। इस विद्रोह की शुरुआत के पीछे घटनाओं का एक क्रम था। बिमल किसान नाम के एक आदिवासी किसान को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया था, लेकिन स्थानीय जमींदार ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। किसान को बुरी तरह पीटा और जमीन से बेदखल कर दिया। जब बिमल ने मदद की गुहार लगाई तो स्थानीय पुलिस ने खुलेआम अनदेखी की। इस असहाय स्थिति का गुस्सा तब फूट पड़ा जब सीपीआई के सदस्यों ने आदिवासियों के साथ मिलकर जमींदारों पर हमला करने के लिए एक हथियारबंद गुट बनाया। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे गांव में आग लगा दी। हालात तब और बेकाबू हो गए जब गांव वालों के एक हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई। ठीक अगले ही दिन 24 और 25 मई 1967 को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और गांव वालों पर गोलियां चला दी। इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई और इन मौतों ने गांव के गुस्से को एक राष्ट्रीय आक्रोश में बदल दिया। इस घटना के बाद से ये आंदोलन सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने देश के कई राज्यों में ऐसे ही हथियारबंद विद्रोहों को जन्म दे दिया। ये ले जाता है हमें तीसरे अहम दौर की तरफ, रेड कॉरिडोर का बनना और जंगलों की ओर रुख। 1970 के दशक में जब सरकार ने विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की तो बचे हुए नेताओं ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली। उन्होंने खुले गांव छोड़कर घने और दुर्गम जंगलों की ओर रुख किया। वहां जाकर पीपल्स वॉर ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी ने आदिवासियों का विश्वास जीतना शुरू किया। उस वक्त सरकारी अधिकारी और ठेकेदार आदिवासियों को 100 बंडल तेंदुपत्तों के लिए सिर्फ 4 रुपए जैसे बेहद कम दाम दे रहे थे। पीडब्ल्यूजी ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करवाए और ठेकेदारों पर दबाव डालकर ये दाम सीधे 25 रुपए तक बढ़वा दिया। इस तरह के जमीनी कामों ने उन्हें इन घने जंगलों में भारी समर्थन दिला दिया। और फिर आया 1991 का आर्थिक संकट। जब देश की नीतियां बदली और उदारीकरण शुरू हुआ, तब प्राइवेट माइनिंग कंपनियां इन्हीं आदिवासी जंगलों में तेजी से आने लगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त देश का 85% कोयला इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में दबा हुआ था। बाहरी कंपनियों के दाखिले और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई से आदिवासियों में एक नया गुस्सा भर गया, जिसका सीधा फायदा नक्सलियों को नई भर्तियों के रूप में मिला और उनका विस्तार तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब चौथा दौर, नक्सलवाद का अपने चरम पर पहुंचना और एक समानांतर सरकार का चलना। 2000 के दशक की शुरुआत तक इन भारी भर्तियों ने आंदोलन को उसके शिखर पर पहुंचा दिया था। जिन दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं नहीं थीं, वहां इन्होंने अपनी खुद की एक कुशल समानांतर सरकार स्थापित कर ली, जिसे जनता सरकार नाम दिया गया। सोचिए, इनके अपने कोर्ट चलते थे, 8 अलग अलग सरकारी विभाग, पूरी तरह से तैयार आर्मी यूनिट, बीज और अनाज बैंक, यहां तक कि बिना ब्याज के लोन और मोबाइल मेडिकल यूनिट भी इनके कंट्रोल में थे। इन सबको चलाने के लिए भारी मात्रा में पैसा ऑर्गेनाइज्ड वसूली से आता था। ठेकेदारों के लिए तो प्रॉपर एक्सटॉर्शन रेट कार्ड तक छापे जाते थे। इनकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक वक्त पर देश के 10 राज्यों के 180 से ज्यादा जिलों पर इनका नियंत्रण था। इनके हौसले इस कदर बुलंद थे कि इन्होंने मिलिट्री ग्रेड माइन का इस्तेमाल करके एक राज्य के चीफ मिनिस्टर तक की हत्या का पूरा प्रयास किया। इनकी उस वक्त की ताकत का नतीजा ये था कि टाटा और पोस्को जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को मजबूरन अपने $multi-billion के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद करने पड़े। एक आंतरिक विद्रोह दरअसल आर्थिक उन्नति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। और अब आखिरी पड़ाव, नक्सलवाद का पतन। 2010 के बाद की कहानी। 2010 के बाद से जो आंदोलन एक समय अजेय लगता था, वो तेजी से बिखरना शुरू हो गया। इसका एक बड़ा कारण था इनके खुद के अंदर पलने वाला दोगलापन। आंदोलन के बुनियादी आदर्शों और हकीकत के बीच आसमान जमीन का फर्क आ चुका था। एक तरफ ऑर्डिनरी फुट सोल्जर्स थे जिन्हें सबसे खतरनाक लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी और उनकी जबरदस्ती नसबंदी तक की जाती थी ताकि उनका ध्यान सिर्फ लड़ाई पर रहे। वहीं दूसरी तरफ टॉप लीडरशिप इसी वसूली के पैसे को इकट्ठा करके बड़े शहरों में लग्जरी फ्लैट खरीद रही थी और अपने रिश्तेदारों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए 22 लाख रुपए तक की फीस भर रही थी। इस खुले भ्रष्टाचार ने ही इनके अपने लोगों के अंदर गहरा असंतोष पैदा कर दिया। जैसे जैसे इन जंगलों में इनका समर्थन कम होने लगा, एक नई रणनीति आई। 2013 में एक सरकारी एफिडेविट ने खुलासा किया कि नक्सलियों ने अर्बन पर्सपेक्टिव नाम का एक दस्तावेज बनाया था, जिसका मकसद शहरों के सामाजिक मुद्दों का फायदा उठाना था। वो चुपचाप बड़े शहरों के प्रोफेसर्स, वकीलों और बुद्धिजीवियों को फंड कर रहे थे ताकि शहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा सकें। यहीं से वो शब्द निकल कर आया जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, अर्बन नक्सल्स। पर इस बढ़ती चुनौती के जवाब में सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक बेहद आक्रामक और बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिससे इनकी जड़ें हिल गई। सरकार ने सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं किया, उन्होंने 74 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को सीधे बैन किया। डिमोनेटाइजेशन ने इनके कैश सप्लाई और वसूली के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी। साथ ही आधुनिक तकनीक से लैस सीआरपीएफ को मैदान में उतारा और सबसे अहम कदम, आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और स्कूलों का निर्माण तेज किया और हथियार डालने वालों के लिए आसान सरेंडर नीतियां लागू की। इस आधुनिक और विकास केंद्रित अप्रोच का नतीजा बेहद सकारात्मक रहा है। जो नक्सलवाद कभी देश के 180 से ज्यादा जिलों में फैला हुआ था, उसकी ताकत अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वर्तमान में इनका प्रभाव सिमटकर लगभग सिर्फ 18 जिलों तक रह गया है। हाल के वर्षों में इनका दायरा इतनी तेजी से सिकुड़ा है कि अब ये आंदोलन अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आकर खड़ा हो जाता है, क्या 2026 के टारगेट ईयर तक भारत से इस लंबे नक्सलवाद का सच में पूरी तरह सफाया हो जाएगा? एक सदी से भी ज्यादा लंबा, जटिल और खूनी विचारधारा का संघर्ष क्या सच में आने वाले कुछ ही सालों में अपने पूर्ण अंत तक पहुंच पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे इतिहास को देखने के बाद सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।